नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 11 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरकार ने नई ईवी पॉलिसी अनाउंस की है, इसको लेके क्या कंसर्न्स हैं, क्या है पॉलिसी। पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो इंडिया के लिए क्या खतरा है। वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने से संबंधित तीसरा आर्टिकल है और लास्ट में एथिक्स डिस्कस करेंगे। आज भी देखो 7 बजे आपको वीडियो मिल गई, आज भी ठीक ठाक टाइम पे आपको वीडियो मिल गई, मेहनत सफल हो गई। अच्छे से पढ़िए यार आप, बस यही इच्छा है, आपको फ़ायदा होना चाहिए। कुछ बच्चे पीडीएफ पूछते हैं, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और ये क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगी। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंपावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ना 2026 का जो साल है ना, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर के तौर पे डिक्लेयर किया है। 100 से ज़्यादा देशों ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब आप पूछोगे सर, ये यूएन जो डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई ये साल इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स होगा या फिर इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर होगा, तो इससे कुछ फ़ायदा भी होता है कि या सिर्फ नाम का होता है। जब देखो यूएन किसी साल को डेडिकेट करता है ना, तो पूरी दुनिया का ध्यान उस इशू की तरफ आकर्षित होता है। यानी अब पूरी दुनिया का ध्यान वुमेन फार्मर की तरफ जाएगा, उनके उत्थान के लिए फंडिंग आएगी, उनकी हेल्प करने के लिए। वुमेन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग देश पॉलिसीज़ बनाएंगे। वुमेन फार्मर्स से संबंधित इशू के बारे में अवेयरनेस फैलेगी। मतलब एक प्रकार से ना महिला किसानों को ना ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा इससे। और वुमेन फार्मर्स जो इशू फेस करती हैं ना, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की दिशा में अलग अलग देश कदम उठाएंगे। आज के समय में देखो, जो वुमेन फार्मर्स हैं ना, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप डेटा देखिए जिसको आप आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। आज देखो पूरे वर्ल्ड में जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है ना, उसमें कम से कम आधा रोल तो महिलाओं का है। ये देखो, ग्लोबल फूड सप्लाई में ऑलमोस्ट 50% प्रोड्यूस किया जाता है महिलाओं के द्वारा। मतलब आप जो खाना खाते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा महिलाओं की मेहनत है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखो ये जो फिगर है ना, वो और बड़ा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 60 से 80% जो फूड प्रोडक्शन है वो महिलाएं करती हैं। आप साउथ एशिया से संबंधित डेटा देखिए। साउथ एशिया में 39% एग्रीकल्चर जो वर्कर है ना, वो महिलाएं हैं। मतलब हर 100 में 39 जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं वो कौन है? वो वुमेन है। समझ गए? आप इंडिया की अगर बात करोगे ना, स्पेसिफिकली हमारे देश में जो महिलाएं इकोनॉमिकली एक्टिव है ना, कोई ना कोई काम कर रही हैं, उनमें से देखो 80% महिलाएं तो एग्रीकल्चर में एक्टिव हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं। आप पूछोगे सर 80%, मतलब पूरे देश में जितनी महिलाएं इकोनॉमिकली एक्टिव है, काम कर रही हैं, उनमें से 80% सिर्फ एग्रीकल्चर में है। बिल्कुल सही। सोचो, 100 में से 80 काम करने वाली महिलाएं खेती से जुड़ी हैं। और इसी चीज़ को ना हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कई बार यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर का क्यों हो रहा है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब ये है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कि एग्रीकल्चर में काम करने वाली महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। मतलब खेती बाड़ी में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, और इसे ही बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप पूछोगे बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि देखो जो मेल वर्कर है ना, वो तो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं काम की तलाश में, जॉब्स के लिए, बेहतर लाइफ के लिए। और पीछे खेती का जो सारा काम है, खेती का सारा जो बोझ है वो महिलाओं के ऊपर आ जाता है। समझ गए? तो महिलाएं एग्रीकल्चर में सिर्फ देखो वर्कर के तौर पे काम नहीं करती, वो मैनेजर भी हैं। क्योंकि खेत है, पुरुष तो चल गए गांव से शहर की तरफ, अब खेत को संभालना है
तो महिलाएं फिर पूरे खेत को मैनेज करती हैं। तो ये कंसेप्ट है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब यहां पे देखो इशू है, कोर प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है, महिलाएं काम तो कर रही हैं लेकिन उसके पास में ना पावर नहीं है। मतलब खेत में डिसीजन लेने की पावर महिलाओं के पास में नहीं है। पावर आती कैसे है? पावर आती है ओनरशिप से। मतलब खेती का मालिकाना हक किसके पास में है? आर्टिकल का डेटा ये कहता है इंडिया में सिर्फ 14% जमीन जो है वो महिलाओं के नाम पे है, सिर्फ 14%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा तो और भी बुरी सिचुएशन बयां करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है सिर्फ 8.3% महिलाओं के नाम पे जमीन है। अब देखो महिलाओं के नाम पे जमीन नहीं है तो उनको फिर कोई लोन देता नहीं है। आप लोन मांगने जाते हो तो बैंक आपसे बोलता है भैया गिरवी रखने के लिए क्या है? अगर गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं तो बैंक अपने दरवाजे बंद कर देता है, भाग जाओ, हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। तुम विजय माल्या थोड़ी हो तो तुम्हें हम लोन दें। तुम एक नॉर्मल पर्सन हो और नॉर्मल पर्सन को हम लोन नहीं देते। इसका असर क्या होता है? मतलब महिलाओं के नाम पे जमीन नहीं है तो क्या असर होता है? लोन नहीं मिलता। फिर इवन देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की आपको कई बार एक्सेस भी नहीं मिलती। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो खराब रिस्पॉन्स आता है, बैंकों का रवैया खराब होता है। अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं है, आपके नाम पे इनकम नहीं आ रही है तो फिर बैंक आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इवन महिलाओं के नाम पे ज़मीन नहीं है, उनके नाम पे फ़ोन नंबर नहीं है ज़मीन का, तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन ज़मीन से संबंधित किनको मिलती है? मेल फार्मर्स को मिलती है, क्योंकि नाम उन्हीं के हैं। सरकार कुछ सब्सिडी देना चाहती है, सरकार कुछ इंसेंटिव देना चाहती है, इवन वेदर संबंधित इंफॉर्मेशन देना चाहती है। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मेल मेंबर्स के पास में जाती है और फीमेल मेंबर्स के पास में, वुमेन फार्मर्स के पास में नहीं जाती। तो धीरे धीरे पूरी खेती में उनका जो डिसीजन है वो बहुत कम हो जाता है। मेहनत महिलाओं की लेकिन डिसीजन किसी और का। आर्टिकल में देखो ये भी बोला जाता है कि कई बार ना जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे 10-10 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, उनकी जॉइंट लायबिलिटी होती है, गवर्नेंस में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकों से अलग होते हैं, जो लोन देते हैं। राइटर बोलते हैं देखो इन दोनों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से महिलाओं को लोन तो मिल जाता है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा लोन देते हैं ये लोग। 50,000 का, 30,000 का, बस इतना लोन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो देखो सरकार भी कर रही है। जैसे सबसे पहले तो एक सीधी सीधी स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP। इसका मकसद क्या है? नाम से ही पता है, महिला किसानों को सशक्त बनाना। कैसे? महिला किसानों की स्किल्स को अपग्रेड करके, मतलब स्किल्स को अच्छा करके, अपग्रेड करके। इसके अलावा ये स्कीम वुमेन फार्मर्स को रिसोर्सेज भी देती है। और देखो ये जो स्कीम है ना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, एक बड़ी स्कीम का पार्ट है। वो बड़ी स्कीम कौन सी है जिसका ये स्कीम पार्ट है? आपने सुना होगा दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इस बड़ी स्कीम का पार्ट है ये महिला किसान सशक्तिकरण योजना। फिर देखो एक और स्कीम सरकार ने चलाई है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, SMAM। अब ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? देखो खेती में मशीनों का यूज ना जरूरी है, तो ये जो स्कीम है ना, ये महिलाओं को मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। 50% से लेके 80% तक सब्सिडी दी जाती है वुमेन फार्मर्स को, ताकि जो महिलाएं हैं वो भी मॉडर्न तरीके से खेती कर सके मशीनों की सहायता से। फिर नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का 30% जो बजट है वो देखो महिलाओं के लिए रखा गया है, और तो ये पॉलिसी लेवल पे ना एक बड़ा स्टेप है। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स है वुमेन फार्मर्स के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है। इसका फ़ायदा तो कोई भी फार्मर उठा सकता है, लेकिन फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। PM किसान स्कीम है, 6,000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, दोनों को मिलते हैं, मेल फार्मर हो या वुमेन फार्मर हो, लेकिन बराबर हो गए हैं इन स्कीम से, चाहे वुमेन फार्मर हो या फिर मेल फार्मर हो। फिर इसके बाद देखो एक चीज़ आती है, एक पॉइंट राइटर रेज करते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, क्लाइमेट चेंज
वुमेन फार्मर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप पूछोगे सर ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए फसल बर्बाद हो गई, सूखा आ गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया, कभी सूखा आ गया, कभी फ्लड आ गई। मान लीजिए सूखा आ गया, फसल बर्बाद हो गई, घर में टेंशन्स ज़्यादा हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया, महिलाओं के साथ मारपीट। इसके अलावा महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सूखा आ गया तो उन्हें फिर दूर से पानी भर के लाना पड़ेगा। मान लीजिए फ्लड आ गई, फ्लड आने की वजह से घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, घर टूट फूट गया, तो उसको फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी? महिलाओं की। तो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद राइटर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के तौर पे ना एक केस स्टडी बताई जाती है, इनैक्ट। ये इनैक्ट क्या है, पूरा नाम क्या है इनैक्ट का? पूरा नाम है देखो, इन्हेंसिंग क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेज। बहुत पूरा नाम है इसलिए मैंने स्लाइड में भी नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, बस एक आप केस स्टडी समझिए। इनैक्ट केस स्टडी है, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हो। इनैक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट है एक प्रकार का, और कहाँ पे है? ये असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में अभी से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, असम की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे की सरकार, ये तीनों मिलके इस इनैक्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी असम के नगांव डिस्ट्रिक्ट में। करता क्या है ये प्रोजेक्ट देखो कुछ अच्छी चीज़ें करता है। जैसे देखो फार्मर्स को एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर देता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि फार्मर्स को अच्छी अच्छी जानकारी मिले एक्सपर्ट से। वीकली एडवाइजरी मिलती है किसानों को। 300 से ज़्यादा किसानों को ना नगांव डिस्ट्रिक्ट में 17 गाँव में फ़ोन पर हर हफ्ते एडवाइजरी मिल जाती है। जैसे इस हफ्ते बारिश की संभावना है, अभी सिंचाई ना करें। ये सारी सिंपल एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होती है जिस पे एक्शन लिया जा सकता है। फिर देखो इनैक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ना किसानों को फ्लड रेसिस्टेंट राइस दिया गया है। मतलब फ्लड रेसिस्टेंट राइस की वैरायटी दी गई है कि आप ये उगाइए, बाढ़ भी आ गई तो भी राइस का जो पौधा है, धान का पौधा है, वो सर्वाइव कर जाएगा, तो आप फ्लड रेसिस्टेंट राइस की वैरायटी उगाइए। फिर देखो लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। मतलब ये प्रोजेक्ट बोलता है किसानों को कि आप सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंड मत करो, साथ में मशरूम भी उगाओ, मुर्गी पालो, हैंडलूम का काम भी करो, ताकि अगर एक चीज़ फेल भी हो जाए ना तो दूसरी चीज़ से इनकम आपकी आती रहे। फिर नेक्स्ट चीज़ इस प्रोजेक्ट में की जाती है मार्केट लिंकेज। फसल उगाना देखो एक बात है, लेकिन उसे अच्छे दाम पर बेचना ये दूसरी बात है। तो प्रोजेक्ट ना किसानों को मार्केट से जोड़ता है। सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में है कम्युनिटी बेस्ड स्मार्ट सीड प्रोडक्शन। मतलब महिलाओं के ग्रुप ना खुद ही अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। इससे होता क्या है, बीज के लिए ना बाहर कमर्शियल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और इससे सस्टेनेबिलिटी आती है कि हाँ भाई खुद ही बीज तैयार करेंगे और उन बीजों की सहायता से अच्छी फसल होगी, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज के कमर्शियल सीड्स आते हैं उनको खरीदना ना पड़े। तो कुल मिला के देखो ये जो इनैक्ट मॉडल है ना, ये बहुत होलिस्टिक मॉडल है। इसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, लोकल किसानों की ज़रूरतें, सबका ध्यान रखा गया है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप आंसर में यूज कर सकते हो। आर्टिकल के राइटर में ना कुछ वे फॉरवर्ड में भी कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला सजेशन ये है, ग्रैनुलर जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा। इसका मतलब क्या है? मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी डेटा है ना, वो मेल फीमेल में तोड़ दो। सिर्फ ये मत देखो कि कितने किसान हैं, ये भी देखो कितने महिला किसान हैं, और महिला किसानों के पास में कितनी जमीन है, उन्हें कितना लोन मिला। जब देखो आपके पास में ऐसा डेटा उपलब्ध होगा ना, तभी आप उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बना पाओगे। जैसे आर्टिकल में ना एक फार्मिंग टूल्स का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। अभी हमारे पास जितने भी खेती में यूज होने वाले औजार हैं ना, टूल्स हैं, वो देखो मेल फार्मर्स के बॉडी के हिसाब से बने हुए हैं। महिलाओं के लिए वो यूज होने लायक कम है। फिर नेक्स्ट राइटर बोलते हैं, आप ना वुमेन लेड एग्री वैल्यू चेन्स पे फोकस करो। आप वुमेन लेड एग्री
वैल्यू चेन्स पे फोकस करूं, मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार पॉइंट देख लीजिए। वुमन लेड वैल्यू चेन्स पे फोकस करूं। वैल्यू चेन क्या होता है? मतलब खेत से फसल आपकी प्लेट तक आती है, ये पूरी क्या है? ये वैल्यू चेन है। जैसे शुरुआत में बीज की फसल हुई, फसल की प्रोसेसिंग हुई, जैसे टोमेटो से केचप बनाया गया, फिर उस टोमेटो केचप की पैकेजिंग हुई, उसकी मार्केटिंग हुई, उसकी सेल हुई। तो ये सब क्या है? ये है वैल्यू चेन। तो हमें ऐसी वैल्यू चेन्स बनानी होंगी जिसे वुमन जो है वो मैनेज करें। मतलब हमें ऐसी वैल्यू चेन बनानी होंगी जिसमें महिलाओं का रोल ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो देखो आंवला उगाता है। आंवला नहीं होता, आंवला उगाया जाता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, फिर उसका मुरब्बा बना दिया जाता है और उसे पैक करके शहर में बेच दिया जाता है। तो पूरी जो चैन है किसके कंट्रोल में है? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के। और सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका है? महिलाओं का है। तो वुमन लेड वैल्यू चेन पे फोकस करो। नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्शन एंड नेटवर्क। देखो अकेले लड़ना मुश्किल है और ग्रुप में क्या होती है? ताकत। तो वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनको मजबूत करना होगा। वुमेन्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं 10-10 वुमेन फार्मर्स के, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें महिला ज़्यादा हों, अगर ये मिल के काम करेंगी तो मिल के सस्ते बीज मिलेंगे, मिल के ज़्यादा बड़े रेट पे फसल बेच सकते हैं। जैसे देखो केरला में ना एक मॉडल है, मॉडल का नाम क्या है? कुदुम्बश्री मॉडल, नहीं सॉरी नाम बड़ा है, कुदुम्बश्री मॉडल। कुदुम्बश्री में क्या है? इस मॉडल में देखो लाखों महिलाएं जुड़कर एक साथ खेती कर रही हैं, एक साथ बिजनेस कर रही हैं। इसके अलावा देखो गुजरात में सेवा ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड मूवमेंट है, महिलाएं मिल के काम करती हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो 2026 का साल सिर्फ वुमेन फार्मर्स के तौर पे डिक्लेयर करना सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ नहीं है, एक मौका है फार्मिंग में जेंडर रोल्स को ठीक करने का। अगर हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे तो फूड सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और फूड सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो नेशनल डेवलपमेंट होगी। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पाकिस्तान ना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, और अभी इनके प्रधानमंत्री ने ना हाल ही में अनाउंस किया कि पाकिस्तान यूएनएससी में 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ का चेयरमैन और को चेयरमैन बन गया है। तो इंडिया को कितना नुकसान है, कैसे इंडिया इस नुकसान को हैंडल कर सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले एक बेसिक सा बैकग्राउंड देखो। वैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 तो परमानेंट हैं। परमानेंट कौन से हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये रोटेशन बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं। जैसे 2-3 साल पहले इंडिया मेंबर था, तो साउथ एशिया में इंडिया की सदस्यता चली गई, तो फिर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया। नॉन परमानेंट मेंबर्स ये घूमते रहते हैं, घूम घूम के अलग अलग देश बनते रहते हैं रोटेट होके, लेकिन परमानेंट मेंबर्स फिक्स हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर भी है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो पावर नहीं है। तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना 1 जनवरी 2024 से। 31 दिसंबर 2025 तक इनके पास में सदस्यता रहेगी। ये 8वीं बार है कि पाकिस्तान यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और यूएनएससी करती क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ये सारे काम करती है, जैसे शांति बनाए रखना, वर्ल्ड में 2 देशों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो गया है तो रिजोल्व करवाना, कि इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं या सैंक्शंस हटाने हैं, वो भी ये तय करती है यूएनएससी। यूएनएससी ही मिलिट्री एक्शन ऑथराइज करती है कि ये देश गड़बड़ कर रहा है, इस देश के खिलाफ में मिलिट्री एक्शन लिया जाए, तो ये भी ऑथराइज किया जाता है यूएनएससी के द्वारा। हालांकि थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतना आसान होती नहीं है। अब देखो हुआ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इनके प्रधानमंत्री ने ना शहबाज शरीफ ने 5 जून को ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान यूएनएससी की 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गया है। पहली कमेटी कौन सी? तालिबान सैंक्शंस कमेटी। रेजोल्यूशन 1988 से ये तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनी थी। काम क्या था?
काम देखो ये था, जैसे तालिबान के जो लीडर्स हैं उनके ट्रैवल पे बैन लगाना, उनकी गतिविधियों पे रोक लगाना, ये देखना कि तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। समझ रहे हो? तो ये सारे काम है इस कमेटी के। सोच के देखिए कितनी बड़ी आयरनी है। पाकिस्तान खुद तो तालिबान को सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई 2021 में, और उसी तालिबान के ऊपर लगे सैंक्शंस की मॉनिटरिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कमेटी है उसका चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया गया है। लग नहीं रहा आपको कितना बड़ा मजाक है? ये गंदा मजाक है सही बताऊं तो। फिर वाइस चेयरमैन एक और कमेटी का बनाया गया है, काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये कमेटी बनी थी रेजोल्यूशन 1373 की सहायता से। क्या यार, मतलब मुझे तो शर्म आ रही है पढ़ाते पढ़ाते भी। वो पाकिस्तान जो खुद टेररिज्म की फैक्ट्री है, उसी को वाइस चेयरमैन बना दिया एक ऐसी कमेटी का जो टेररिज्म से निपटने के लिए है। 9/11 के बाद बनी थी ये कमेटी, जब मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था ना, उसके बाद टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए कमेटी बनी थी, और उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया गया है, जो खुद टेररिज्म को स्प्रेड करता है। इसके साथ साथ देखो पाकिस्तान को चेयर है 2 और कमेटीज का। कौन सी ये कमेटी है? एक तो यहां पे देखो, वर्किंग ग्रुप ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर का वर्किंग ग्रुप है। और एक और कमेटी का को चेयर क्या है? न्यू सैंक्शंस इफेक्टिवनेस। नए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनकी कितनी इफेक्टिवनेस है। ऊपर जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर, इसका पाकिस्तान को चेयर है, और पाकिस्तान के साथ है डेनमार्क, और नीचे वाले इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान का साथी है ग्रीस। और जुलाई 2025 में यानी अगले महीने तो पाकिस्तान यूएनएससी को, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड भी करेगा, यानी लीड भी करेगा 1 महीने के लिए, शायद 1 ही महीने के लिए, कंफर्म कर लेंगे। तो अब देखो पाकिस्तान को इतनी बड़ी जो पोजीशन मिली है यूएनएससी में फिलहाल के लिए, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखो डायरेक्टली तो पाकिस्तान कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता यूएनएससी में, कोई वीटो वूटो नहीं है पाकिस्तान के पास में, लेकिन पाकिस्तान को ना एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। यूएनएससी में पाकिस्तान मेंबर है, और अगले महीने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड भी करेगा। तो डिसीजन कुछ नहीं ले सकता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अभी मेंबर है तो उसको ना मौका मिल गया है नैरेटिव घुमाने का। समझ गए? इंडिया के कंसर्न्स को डाइल्यूट करने का मौका पाकिस्तान को मिल गया है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? यूएनएससी का फिलहाल पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है ना, और सिक्योरिटी काउंसिल को प्रिजाइड भी करेगा अगले महीने, तो ना वो जानबूझ के कश्मीर इशू उठाएगा, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा। इवन देखो आप ना पहलगाम अटैक का एग्जांपल ले लीजिए। पहलगाम अटैक पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई, वो इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं थी इंडिया के पक्ष में। शायद पाकिस्तान और चाइना की बदौलत ही ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम टेरर अटैक के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दी, कमजोर स्टेटमेंट दी। फिर देखो मई 5 मई को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने ना इंडिया पाक क्वेश्चन के ऊपर में ना एक क्लोज डोर मीटिंग की। 2019 के बाद इंडिया पाकिस्तान के इश्यू पे बंद कमरे में मीटिंग हुई। तो ये भी इंडिया के लिए एक चिंता की बात है कि हाँ, पाकिस्तान अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। देखो वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ना इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बताया कि पाकिस्तान ही टेररिज्म का एपिसेंटर है। हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस अलग अलग देशों में गए, जैसे बेल्जियम में, रशिया में, यूके में, यूएस में, यूएन हेडक्वार्टर में, हर जगह गए, लेकिन पाकिस्तान को डेलिबरेटली हमने अवॉइड किया। इवन चाइना को भी हमने अवॉइड किया। लेकिन देखो पाकिस्तान भी ना चुप नहीं बैठा। इवन पाकिस्तान ने भी अपने डेलीगेशंस भेजे अलग अलग देशों में। पाकिस्तान ने भी ये मांग उठानी स्टार्ट की कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड की है, उसे फिर से रिज्यूम किया जाए। तो ये कोशिश उन्होंने की। अब देखो इंडिया एक चीज़ पे जोर शोर से फोकस कर रहा है, वो ये है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो पाकिस्तान को मिल रहा है ना। इंडिया ये इशू हाईलाइट कर रहा है कि आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है टेरर फंडिंग के लिए।
अब इंडिया ये चाहता है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, इस टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया जाए। 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, तो इंडिया चाहता है कि इस लिस्ट में फिर से पाकिस्तान को डाल दिया जाए। अब आप पूछोगे सर ये ग्रे लिस्ट होती क्या है? ये देखो एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन देशों को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के रिस्क में हैं। जो लोग टेरर फंडिंग करने देते हैं, जहां पे टेरर फंडिंग होती है और वो देश कुछ नहीं करता, तो ऐसे देशों को इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। इवन फिर देखो इन्वेस्टर्स भी ना थोड़े सावधान हो जाते हैं कि इन देशों में इन्वेस्ट नहीं करना यार, जो टेरर को स्पॉन्सर करते हैं, टेरर में पैसा लगाते हैं। फिर नेक्स्ट राइटर बोलते हैं देखो आज के समय में ना एक ट्रायंगल इमर्ज होकर आ रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हो गए थे, लेकिन अभी ना चाइना में इन तीनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। जैसे चाइना ने मीडिएशन करवा दिया, थोड़ी शांति स्टैब्लिश करवा दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। एम्बेसडर लेवल के जो रिलेशंस हैं फिर से स्टैब्लिश हो गए अफगानिस्तान और चाइना के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। तालिबान देखो आज के समय में ना कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। वो इंडिया से भी बात करता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से भी क्लोजनेस जो है वो बनाए रखना चाहता है। तो ये जो रीजनल डायनामिक्स है ना, ये इक्वेशन इंडिया के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थोड़े से रिश्ते ठीक होना। वैसे देखो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना दोनों की सिंक्रोनाइज्ड इक्वेशन देखने को मिलती है। दोनों मिलके काम करते हैं, चाइना और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। मतलब दोनों मिलके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की बलूचिस्तान में जो रिबल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। दोनों मिलकर आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान में जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान के अटैक होते हैं उसमें इंडिया का रोल है और अफगानिस्तान का रोल है। और दोनों मिलकर ये बोलते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ना परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, जो इंडिया काफ़ी समय से डिमांड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का जो ये कॉम्बो है ना, ये हमेशा इंडिया की डिमांड का विरोध करता है। लेकिन लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान के पास में कोई वीटो पावर नहीं है। बस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटीज़ का चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन है ना, तो पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत एजेंडा इन्फ्लुएंस कर सकता है। मीटिंग को थोड़ा डिले कर सकता है, लैंग्वेज को थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है, इंडिया के नरेटिव को थोड़ा डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये सटल मैनिपुलेशन है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन पाकिस्तान कर सकता है, ज़्यादा कुछ पाकिस्तान के हाथ में है नहीं। सटल मैनिपुलेशन इसे बोलते हैं सॉफ्ट सैबोटाज, मतलब धीरे धीरे सामने वाले देश का नैरेटिव कमजोर करना। कंक्लूजन में देखो राइटर ये बोलते हैं इंडिया को थोड़ा प्रोएक्टिव रहना होगा, अपने नैरेटिव को हर जगह पे स्प्रेड करना होगा, जैसे G7 है, UN है। डिप्लोमेटिक फॉलोअप भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब सिर्फ मिलिट्री एक्शन से काम नहीं चलेगा, मिलिट्री एक्शन के बाद में डिप्लोमेटिक जीत भी होनी चाहिए, जो हमने 2-3 आर्टिकल पहले भी डिस्कस किए हैं। और चाइना पाकिस्तान की सिनर्जी खतरनाक है, ये कम्बिनेशन हमेशा इंडिया को सताएगा। तो इस कम्बिनेशन से निपटने के लिए हमेशा इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में रिश्ते अच्छे करने होंगे। फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, यूएस तो चलो ट्रांजैक्शनल है। तो मतलब जिनके साथ भी हमारी सोच मिलती है ना, हमेशा हम मिल के काम करें, चाइना पाकिस्तान जैसे मिल के काम करते हैं वैसे। और कश्मीर इशू पे इंडिया को पहले से प्रोएक्टिव रहना चाहिए। पाकिस्तान इस इशू को उठाने की कोशिश करेगा और इंडिया को टेररिज्म पे फोकस करना होगा, टेररिज्म का इशू इंडिया उठाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने वाली पॉलिसी से संबंधित है। तो इस आर्टिकल को ना हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में सिस्टमेटिक ढंग से एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। वैसे ये एक प्रकार से इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो आपके ना पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। तो मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आपके ना पॉइंट्स निकलें। बैकग्राउंड के साथ बताता हूँ। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझिए। अभी तक ना इंडिया में क्या था, अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे टेस्ला है, अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे टेस्ला अपनी रेडीमेड कार्स इंडिया में अगर भेजती ना, एक्सपोर्ट करती, तो उस पर ना ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती थी। 70 से लेके 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती थी। फॉर एग्जांपल कार है 30 लाख की, तो 70 से लेके 100% इंपोर्ट ड्यूटी एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो कार हो जाएगी 50-60 लाख की।
अभी तक ऐसा था। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? मतलब टेस्ला कार अगर हम यूएसए से इंपोर्ट करते तो इतनी इतनी इंपोर्ट ड्यूटी क्यों, इतना इतना टैक्स क्यों इंपोर्ट करने पे 70 से 100%? ऐसा देखो इसलिए ताकि हमारे देश की जो लोकल ऑटोमोबाइल कंपनीज है ना, जैसे टाटा महिंद्रा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अब ना सरकार एक नई ईवी पॉलिसी लेके आई है, 2 जून को सरकार ने नोटिफाई की। पॉलिसी का नाम क्या है? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया। क्या नाम है स्कीम का? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। सरकार इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट करना चाहती है। आप बोलोगे सर फीचर्स तो बताओ, फीचर्स क्या हैं? देखो सबसे बड़ा फीचर तो ये है, पहले जो विदेशों से हम कारें इंपोर्ट करते थे, टैक्स कितना लगता था? 70 से 100%। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत विदेशों से कार इंपोर्ट करने पर टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी सिर्फ 15%। मतलब सरकार ने सीधा कस्टम ड्यूटी कम कर दी, पहले 70 से 100%, अभी 15%। लेकिन देखो सरकार की कंडीशंस हैं, सरकार इतनी भोली नहीं है, चालाक है सरकार भी। मतलब ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो नई ईवी पॉलिसी के तहत कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं, जिनकी बात अभी हम करेंगे। सबसे पहली शर्त तो यही है कि ये जो 15% ड्यूटी वाली छूट है ना, सिर्फ उन्हीं कारों को मिलेगी जिनकी कीमत ना $35,000 से ज़्यादा है, जिनकी CIF $35,000 से ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ये CIF का क्या मतलब है? C फॉर कॉस्ट, I फॉर इंश्योरेंस और प्लस फ्रीट, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से लाने का खर्चा, सब मिला के इन कार की इंश्योरेंस का खर्चा, कार का खर्चा, यहाँ तक लाने का खर्चा, सब मिला के अगर $35,000 से ज़्यादा कीमत है ना, तभी छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये मिनिमम पहली कंडीशन रख दी गई है सरकार के द्वारा कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी वाली छूट सिर्फ उन्हीं कारों को मिलेगी जिनकी कीमत $35,000 से ज़्यादा है। और कीमत में ये सब आ जाता है, कार की कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रीट कॉस्ट। दूसरा, उस कंपनी को छूट मिलेगी, दूसरी शर्त ये है जो देखो 3 साल के अंदर अंदर ना भारत में 4,150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। समझ गए? मतलब जो कंपनी इंडिया में 3 सालों के अंदर 4,150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी ना, तब दूसरी शर्त यह है उस कंपनी को छूट मिलेगी, उस कंपनी की कारें इंडिया में इंपोर्ट करने पे 15% ड्यूटी लगेगी, अदरवाइज तो फिर वो 70 से 100% ही लगेगी भैया। तो ये दूसरी शर्त है। फिर आता है तीसरी शर्त है मेक इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहां पे ना एक टर्म है DVA, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन क्या होता है? मतलब कार बनाने में जो पार्ट्स लगते हैं ना, उनका कितना हिस्सा इंडिया में बना है। जैसे कार में आपको पता है बहुत सारी चीजें लगती हैं, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, तो ये बहुत सारी चीजें लगी हैं। अब इनका कितना हिस्सा इंडिया में बना है, वो होता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। तो तीसरी शर्त ये लिखी है कि जिन कंपनीज को हम छूट देंगे ना, उनको 3 साल के अंदर अंदर 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हासिल करना होगा। मतलब जितनी चीजें लगी हैं 25% इंडिया में बनी हो। फिर उनको ना चौथी शर्त यह है 5 साल के अंदर अंदर उनको 50% DVA हासिल करना है। 50% DVA यानी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 5 सालों के अंदर अंदर। तो ये चौथी शर्त है। और ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो गई तो उस कंपनी की अनलिमिटेड कारें इंडिया में आ सकती है। नहीं भैया, सरकार चालू है। सरकार ने बोल दिया कि सिर्फ 8,000 कारें होंगी जिनको हम 15% ड्यूटी पे इंपोर्ट करने देंगे। कोटा फिक्स कर दिया सरकार ने कि 15% ड्यूटी सिर्फ 8,000 कारों पे लगेगी। बाकी कारों पे तो आपको 8,000 एकवी भी कार है तो आपको 70 से 100% ड्यूटी देनी होगी। समझ गए? और सरकार ने इवन पैसा भी लिमिट कर दिया कि टोटल हम जो ड्यूटी एग्जेम्प्ट करेंगे उसकी वैल्यू होगी स्कीम में 6,484 करोड़। सिर्फ इतने करोड़ रुपए सरकार छोड़ेगी इस स्कीम के अंतर्गत, इतनी ड्यूटी को माफ करेगी, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो, मान लीजिए सरकार ने जो कंडीशन रखी है ना, $35,000 से ज्यादा की कार होनी चाहिए। $35,000 मतलब 29 लाख के आसपास हो गया।
तो 29 लाख पे 15% ड्यूटी कितनी हो गई? 4.6 लाख। जबकि पहले 70 से 100% ड्यूटी लगती थी। कितना था वो था कितना 20-30 लाख के आसपास, जितना भी हो गया। मतलब ड्यूटी में, एक कार को इंपोर्ट करने में ड्यूटी में कम से कम 20-25 लाख की छूट। तो जाहिर तौर पे देखो फायदा तो है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न तो देखो ये है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वास्तव में होगा नहीं। सरकार देखो ये चाहती है कि विदेशी कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें, प्लांट वगैरह लगाएं, इंडिया में कारें बनाएं, लेकिन देखो फायदा इंडिया को होगा नहीं। क्योंकि देखो एक फॉरेन कंपनी जब आती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे देश में फैक्ट्री लगाती है, लेकिन देखो वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, R&D, डिजाइन वो अपने पेरेंट कंट्री में रखती है। समझ गए? चाइना की कोई कंपनी है BYD, मान ले वो भारत आ गई, भारत में वो फैक्ट्री तो लगा लेगी, लेकिन R&D कहाँ पे हो रहा है, कार का डिजाइन, वो सारी चीजें BYD चाइना में ही रखेगी, वो इंडिया में कभी नहीं लाएगी। तो फॉरेन कंपनीज से कभी ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ठीक से होता नहीं है। इंडिया में क्या होता है, सिर्फ असेंबली हो जाती है। मतलब आईफोन के मामले में क्या हुआ है, आईफोन हमारे देश में बनने तो लगे हैं, लेकिन सिर्फ असेंबली होती है। अलग अलग पुर्जे बाहर से बन के आते हैं और इंडिया में होता है सिर्फ उनको जोड़ा जाता है। तो कार के मामले में भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, विदेशी कंपनी आए, प्लांट लगाए, लेकिन वहां पे सिर्फ असेंबली हो, डिजाइन वगैरह किसी और ही देश में हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को कहते हैं स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। आप सिर्फ स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ना अलग अलग कंपोनेंट जोड़ रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं चाहिए भैया। रियल टेक्नोलॉजी चाहिए, यहीं पे डिजाइन हो, यहीं पे सारे कंपोनेंट बने, ऐसा नहीं कि सिर्फ असेंबली हो। और देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर विदेशी कंपनीज आएंगी सिर्फ असेंबली करेंगी, तो ये तो वो वाली बात होगी ना, आपने अपना किचन किसी को यूज करने के लिए दिया ये सोच के कि किचन वाला बंदा जो खाना बना रहा है उससे आप सीख जाओगे, लेकिन नहीं, जो शेफ है जो खाना बना रहा है वो अपनी रेसिपी बता ही नहीं रहा, शेयर ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा, आप अपने किचन देने का क्या फायदा। वही बात यहां पे लागू होती है। राइटर एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखो ये चाइना, साउथ कोरिया जैसे देश है ना, इनकी किसी फॉरेन कंपनी ने हेल्प नहीं की, सीधा सीधा प्लांट लगा के हेल्प नहीं की। इन्होंने कंडीशन रख दी थी कि आपको हमारी मार्केट चाहिए तो टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से चाइना और साउथ कोरिया को टेक्नोलॉजी मिली। लेकिन देखो साउथ कोरिया और चाइना टेक्नोलॉजी का तभी यूज कर पाए जब उन्होंने पहले से R&D का इकोसिस्टम अपने देश में बना लिया था। उनको फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स थी वहां पे। हमारे देश में देखो ना तो R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो क्या उतना फायदा होगा? नहीं होगा। फिर आता है दूसरा कंसर्न। दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरे कंसर्न में राइटर बोलते हैं यार सरकार क्या कर रही है, मतलब $35,000 मिनिमम कंडीशन रख दी है। हमारे देश में अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, 3 व्हीलर मतलब ई रिक्शा टाइप, ऑटो टाइप, इनका बोलबाला है। ये हमारे ईवी मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड तो कोई डील हुई नहीं, इनसे रिलेटेड तो ईवी पॉलिसी में कोई प्रोविजन है नहीं, कारों से संबंधित है। तो कारें अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में हमारे देश में बहुत कम है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं ना, 57% तो ई रिक्शा हैं, कारें सिर्फ 2.6% हैं। तो मतलब वो चीज़ें तो आपने इग्नोर कर दी जो मासिस जिन्हें यूज़ कर रही है, जो मास ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, उनको आपने इग्नोर कर दिया। कारों को लेके आपने प्रोविज़न कर दिए। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं इंडिया देखो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की सबसे बड़ी मार्केट है, नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करना है 2070 से पहले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना जरूरी है, लास्ट माइल मोबिलिटी जरूरी है, वो ई बाइक्स और शटल से होगी। तो पॉलिसी में इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था। फिर देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कंसर्न भी आता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इनका कंसर्न ये है कि हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना देश में स्टार्ट किया है, तो हमें आप वक्त तो देते। आपने पहले ही ये पॉलिसी लेके आ गए तो अब विदेशी कंपनीज आ जाएंगी, तो हमें उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। हमें कंपटीशन से डर नहीं लगता, लेकिन हमें थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था, ये बोलना है टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनीज का। तो मतलब पहले सरकार लोकल ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद में
उनको कंपटीशन करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनीज से, जैसे BYD है, टेस्ला तो शायद अभी नहीं आएगी, तो इन कंपनी से कंपटीशन करना पड़ेगा इंडिया को। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी है, देखो एक पेट्रोल या फिर डीजल वाला व्हीकल होता है ना, तो उसमें अलग अलग 2000 छोटे मोटे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ 20 मूविंग पार्ट्स हैं। तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में ना कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है रिपेयर शॉप्स में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मूविंग पार्ट ही सिर्फ 20 हैं, तो रिपेयर शॉप्स वालों की दुकान बंद हो जाएगी और इसका असर रोजगार पे पड़ेगा। फिर लास्ट में देखो राइटर वे फॉरवर्ड बताते हैं कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो कंडीशन है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो, सिर्फ असेंबली नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आनी चाहिए, ये कंडीशन रख दो। टेक ट्रांसफ़र करो, R&D सेंटर इंडिया में ओपन करो, तभी आपको छूट मिलेगी 15% वाली, नहीं तो नहीं मिलेगी। और देखो हम चाइना पे डिपेंडेंट है बैटरी के लिए, बैटरी के मामले में इंडिया को आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। बैटरी, मोटर, सॉफ्टवेयर, चार्जिंग इंफ्रा, इन सब का इकोसिस्टम इंडिया में होना चाहिए। फोकस ज़्यादा 2 व्हीलर 3 व्हीलर और बस पे करो, ना कि कारों पे। हमारे यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करो। तो ये सारे पॉइंट्स वे फॉरवर्ड में बोले जाते हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में देखो थोड़ा एथिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल मैंने आपको ब्रीफ में ना प्राइवेट रिलेशंस और पब्लिक रिलेशंस के बारे में बता दिया था। एथिक्स प्राइवेट रिलेशन में कैसे होने चाहिए, एथिक्स पब्लिक रिलेशन में कैसे होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया था। अब कई बार देखो दिक्कत तब आती है, ये भी मैंने आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे कोई कलेक्टर है, कलेक्टर का ऑफिस टेंडर मंगवा रहा है, टेंडर रिलीज़ किया है, बोली लगानी है, लेकिन कलेक्टर का भाई बोली लगा देता है, तो कलेक्टर का इंटरेस्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को ज़्यादा तवज्जो दे या फिर पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दे। तो पब्लिक रिलेशंस और प्रोफेशनल रिलेशंस दोनों के बीच में बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, ये आज हम इस एथिक्स वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि पब्लिक रिलेशंस और प्राइवेट रिलेशंस दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है इमोशनल वेलबींग के लिए। अगर देखो प्राइवेट और पब्लिक रिलेशंस में बैलेंस नहीं होगा तो इमोशनल डिस्टर्बेंस पक्का है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर देखो एक IAS ऑफिसर के घर पे टेंशन है तो वो ऑफिसर देखो फिर काम के दौरान भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। समझ रहे हो? मतलब एक IAS ऑफिसर अपने घर पे सुखी नहीं है, पत्नी से झगड़ा होता है, रात रात भर लड़ाई हुई है, टेंशन्स हैं, तो आप बताओ कि क्या वो अगले दिन जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकेगा प्रोफेशनली? नहीं दे सकेगा। मतलब देखो कहना सिंपल है, जो इंसान दोनों स्फीयर्स में पीस बनाए रखता है ना, वही मेंटली स्ट्रोंग रह पाता है, अदरवाइज दिक्कत आती है। और बात सिर्फ ये नहीं है, मतलब पब्लिक लाइफ में, ऑफिस में, यानी अगर आपको टेंशन है तो उसका इम्पैक्ट फिर प्राइवेट लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर ऑफिस वाइफ के साथ में झगड़ा होगा, बच्चों के साथ में मारपीट, उनको धमकाना, वो सब होगा। तो एक जगह पे लाइफ, चाहे वो प्राइवेट लाइफ हो या फिर पब्लिक लाइफ, एक जगह पे लाइफ दूसरी जगह पे असर नहीं डालनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। अगर देखो काम के दौरान या फिर प्राइवेट लाइफ में टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, तो जाहिर तौर पे देखो फिर इससे BP, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब देखने को आएंगे और फिर असर देखने को मिलेगा पब्लिक लाइफ का प्राइवेट लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ का पब्लिक लाइफ पे देखने को मिलेगा। और देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो काम और पर्सनल लाइफ है, काम ऑफिस में और पर्सनल लाइफ घर, दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर बैलेंस मेंटेन किया जाता है तो दोनों में एनर्जी आती है, ऑफिस में भी एनर्जी आती है और घर में भी एनर्जी आती है। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ना CEO हैं सत्य नडेला, वो ओपनली देखो माइंडफुलनेस और फैमिली टाइम प्रमोट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, क्योंकि उनको लगता है कि अगर घर में एम्प्लॉयज़ सुखी है ना तो ऑफिस आवर्स के दौरान फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर घर में कोई एम्प्लॉय सुखी नहीं है, टेंशन्स हैं, तो फिर ऑफिस में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो बात ये आती है फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कैसे किया जाए। मतलब पर्सनल लाइफ मान लीजिए इंटरफियर करना स्टार्ट कर दे
प्रोफेशनल ड्यूटी में, जो मैंने कलेक्टर वाला एग्जांपल आपको दिया, कलेक्टर ने अपने भाई को ही टेंडर दे दिया, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको अवॉइड कैसे किया जाए? देखो इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक पर्सन के पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो ऑफिशियल ड्यूटी को प्रभावित करते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफिशियल ड्यूटी को प्रभावित करते हैं, ये होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैसे अवॉइड किया जाए? कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। जब देखो पर्सनल बायस पब्लिक डिसीजन में हम घुस जाते हैं ना, तो फिर जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जज अगर अपने दोस्त का केस सुन रहा हो तो वो फेयर डिसीजन लेगा, ऐसी संभावना कम है। तो इसलिए तो जज कई बार ना केस से हट जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे रिश्तेदार का केस है, मेरे दोस्त का केस है, तो ये केस की सुनवाई मैं नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार से देखो, जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना तो ऑफिशियल को पहले से डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भैया देखो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ताकि जनता को पता रहे। फिर है रेपुटेशन मैनेजमेंट। अगर देखो आप दोनों जगह एथिकली साउंड हो, घर भी और ऑफिस में, तो फिर देखो इमेज स्ट्रांग बनती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी अपने रिलेटिव्स को ऑफिस के बेनिफिट नहीं लेने दिए। एक अटैची में आए थे राष्ट्रपति भवन में, एक अटैची में चले गए, तो उनकी पब्लिक इमेज कैसे बनी? इनकरप्टेबल। आज भी उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए ही नहीं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने ही नहीं दिया, रेपुटेशन अच्छी मैनेज हुई उनकी। फिर है अपहोल्डिंग वैल्यूज। देखो एथिक्स ना कंपार्टमेंटलाइज नहीं होते, मतलब सिर्फ आप प्राइवेट लाइफ में एथिक्स फॉलो करोगे, पब्लिक लाइफ में नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है। एथिकल बंदा तो एथिकल है ना यार, चाहे वो घर में हो या फिर ऑफिस में हो। ऐसा थोड़ी ना है घर में वो पत्नी के साथ मारपीट करे और इक्वालिटी को इग्नोर करे, ऑफिस में जाके बोल दे कि मैं तो ऑनेस्ट हूं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। जो एथिकल है वो घर में भी एथिकल रहेगा और ऑफिस में भी एथिकल रहेगा। अगर देखो आप घर पे सच बोलते हो और ऑफिस में झूठ बोलते हो तो ये फिर दोगलापन हो गया ना। जैसे महात्मा गांधी हर जगह सेम सत्य और अहिंसा प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे। ऐसा नहीं घर में फॉलो करूंगा, बाहर नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट है रोल मॉडलिंग। कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इग्नोर किया जा सकता है? रोल मॉडलिंग। पब्लिक सर्वेंट्स और टीचर्स जैसे जो लोग हैं ना, वो रोल मॉडल होते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी देखो दूसरों को भी इंस्पायर करती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, योर लाइफ इज द मैसेज यू सेंड टू वर्ल्ड। इसलिए रोल मॉडल होना चाहिए ऐसे लोगों को, तो पब्लिक सर्वेंट्स को, टीचर्स को, कि बाकी लोग इन्हें फॉलो करें। फिर नेक्स्ट है इनर हार्मनी। जब देखो इंसान घर पर भी और ऑफिस में, यानी पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, दोनों जगह सेम है ना, तो फिर उसके अंदर गिल्ट नहीं आता। समझ रहे हो? अगर एक ऑफिसर अपने रिलेटिव को फेवर नहीं करता तो उसे गिल्ट नहीं आएगा। अदरवाइज तो देखो कोई अपने रिश्तेदार को फेवर करता है तो उसके अंदर भी इनर हार्मनी नहीं रहेगी। और लोग भी देखो उन्हीं को रिस्पेक्ट करते हैं जो हर जगह सेम रहते हैं। एक एथिकल पर्सन देखो पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर देता है, उसकी अच्छी गुडविल जनरेट होती है। जैसे ना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक केस स्टडी ये काफ़ी वायरल हुई थी। फिनलैंड की पीएम थी ना, हाँ फिनलैंड की पीएम थी सना मरीन। फिनलैंड की पीएम थी, इनका ना एक वीडियो वायरल हो गया डांस करते हुए। तो लोगों ने बोला यार ये पीएम सीरियस नहीं है, डांस कर रही है। तो पीएम ने बोला भाई मेरी भी तो प्राइवेट लाइफ है, मेरी भी तो प्राइवेट लाइफ है। क्या एक पीएम डांस नहीं कर सकता? क्या एक पीएम अपनी पर्सनल जिंदगी नहीं जी सकता? लेकिन देखो उन्होंने ना उस समय वॉलंटरी ड्रग टेस्ट लिया कि देखो मैंने सिर्फ डांस किया था, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और डांस करना ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है। तो इस प्रकार से देखो उन्होंने ना बैलेंस स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने जनता को एहसास दिला दिया कि मैंने सिर्फ डांस किया था और एक पीएम डांस कर सकता है, अदरवाइज मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। तो यहां पे वो ट्रांसपेरेंसी लेके आई, ऑनेस्टी से उन्होंने सारी बात रखी, तो जनता ने विश्वास किया। अदरवाइज देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्यों है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? चैलेंजेस देखो इसलिए आते हैं क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज होती है। एक तरफ कलेक्टर का भाई है, उसकी तरफ लॉयल्टी, एक तरफ अपने पोस्ट के प्रति लॉयल्टी, कन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टी है। समझ रहे हो?
तो यही टेस्ट होता है, लॉयल्टी टेस्ट होता है कि आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हो, पर्सनल रिलेशन को या फिर प्रोफेशनल रिलेशन को। तो ये चैलेंज आता है। फिर दूसरा चैलेंज आता है इमोशनल ओवरलैप। कई बार ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है अपने रिलेटिव के साथ में, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखो गलत डिसीजन लेने के लिए पुश कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैनेजर अपने फ्रेंड को जॉब देता है चाहे वो डिजर्विंग ना हो। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन है अपने दोस्त के साथ में। फिर एक चैलेंज ये भी आता है, कई बार रिश्तेदार भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मेरे लिए भाई इतना तो कर दे, तू मेरा दोस्त है, क्या इतना भी नहीं कर सकता क्या? तो पर्सनल रिलेशंस की तरफ से प्रेशर रहता है, इसलिए कई बार पब्लिक सर्वेंट मजबूर हो जाता है बेचारा। कभी कभी देखो इस प्रकार का डिसीजन लेना ऑफिशियल्स के लिए काफ़ी पेनफुल भी रहता है, लेकिन उनको मजबूरी में गलत डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार देखो कुछ पब्लिक सर्वेंट्स को एथिकल एम्बिग्विटी भी रहती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है। जैसे ले ऑफ हो रहा है, कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, लेकिन ले ऑफ में अपने किसी दोस्त को बचा लेना ये कहते हुए कि ये अच्छा एम्प्लॉई है, तो कई बार समझ में ही नहीं आता कि आपने अपने दोस्त को बचाया है, वो वास्तव में स्किल्ड है या नहीं है। तो एथिकल एम्बिग्विटी रहती है। इवन देखो हमारे कल्चर में भी फैमिली को काफ़ी तवज्जो दी गई है, तो आप फैमिली को इग्नोर करते हो तो सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर आता है कि भाई तू काहे का अधिकारी, अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सका तो इसलिए भी फिर कई बार पब्लिक सर्वेंट मजबूर हो जाते हैं, चैलेंज आता है और रिजल्ट होता है करप्शन। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ईवी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।